योगाचार्य श्री देशराज जी, भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान, यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से 500 से अधिक योग प्रेमी साधकों और उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। आज मंदिर नगरी जम्मू में इस पावन धारा पर मौन और ध्यान के इस 3 दिवसीय राष्ट्र शिविर में आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए यह अत्यंत और गौरव का विषय है कि हमारे बीच एक ऐसी विभूति उपस्थित है जिनका संपूर्ण जीवन योग और निष्काम सेवा को समर्पित है। भारत सरकार द्वारा हाल में ही आपको सम्मानित किया जाना न केवल आपके पुरुषार्थ का समान है, बल्कि भारतीय योग संस्थान के उस सेवा मार्ग की विजय है जिसे आप दशकों से प्रशस्त कर रहे हैं। इस कोलाहल भरे युग में मौन के माध्यम से अंतर मन की शांति खोजने का जो मार्ग आप दिखा रहे हैं, वह आज के सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपकी अनुमति से मैं इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए कुछ जिज्ञासाओं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, ताकि हम सभी आपके अनुभवों से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मौन की शक्ति पर है। आज के इस शोर शराबे और डिजिटल युग में आपने इस शिविर के लिए विशेष रूप से मौन को ही आधार क्यों चुना? एक साधक के लिए बाहरी मौन आंतरिक मानसिक शांति यानी इनर पीस प्राप्त करने में कैसे सहायक है? आज के युग में हम बहिर्मुखी अधिक हैं। चारों तरफ आकर्षण, शोर शराबा, सोशल मीडिया के कारण हम बाहर की विषयों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, जिससे कि हमारा मन और मस्तिष्क बाहर की ओर भागता है। इससे हम विचारों में उलझे रहते हैं, जो कि केवल शारीरिक नहीं मानसिक दोषों का कारण बनता है। इसका अगर योग में हम उपचार ढूंढें तो वह मौन की साधना है। अगर साधक प्रतिदिन अपने समय सारणी और क्षमता के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में एक निश्चित समय में कुछ समय के लिए प्रतिदिन मौन रहना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि बहिर्मुखता और विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है, जिससे कि मेरा मन और मस्तिष्क विश्रांति की ओर बढ़ने लगता है। अतः भले ही प्रारंभ में ये आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, धीरे धीरे इसे 2 घंटे 3 घंटे या हाफ डे, जिसको आधा दिन हम कहेंगे, आधा दिन का 2 घंटे का 3 घंटे का प्रतिदिन अगर हम मौन का अभ्यास करें तो ये बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। इससे हमारे विचार शांत होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और हम अंतर्मुखी होने लगते हैं, जिससे कि हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। उसकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सभी में लगातार सुधार होता है। अतः हमें मौन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन मौन के अभ्यासी को यह भी पता होना चाहिए कि मौन भी अलग अलग स्तर पर किया जाता है। जैसे पहले हम वाक संयम करते हैं। वाक संयम में क्या होता है कि व्यक्ति बोलता तो है, लेकिन कम बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता। जहां जरूरत होती है वहीं बोला जाता है। कम शब्द बोल करके भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। इससे बहुत बार झगड़े, मतभेद, विरोधाभास की स्थिति, क्रोध आना, ऐसी परिस्थितियों से हम बचते हैं। जब आप वाक संयम करना सीख जाएं तो हमें वाणी संयम की तरफ बढ़ना चाहिए। वाणी संयम में क्या होता है कि आप कुछ देर के लिए मुख से बोलते ही नहीं, जीवा काम नहीं करेगी आपकी उस वक्त। लेकिन जब आप वाणी संयम पर जाते हैं तो भी मन में विचार चलते रहते हैं, वह बोलने से भी ज्यादा कई बार हानिकारक होते हैं। अतः अंत में मौन के साधक को वाक संयम को वाणी संयम और वाणी संयम को अंतर मौन में बदल देना चाहिए। अंतर मौन में व्यक्ति क्या करता है, मन से भी विचार नहीं करता, वाणी से भी नहीं बोलता और शब्दों पे तो स्वतः ही नियंत्रण आ जाता है।
उस समय वह मंत्र जाप करता है मानसिक रूप में। जब मंत्र जाप करता है तो उसके मन में कोई बाहरी विचार नहीं आता, जिससे कि मौन वास्तव में एक सच्चा सकारात्मक प्रभाव देकर के उसका साधना का रूप ले लेता है, जो उसके अंतःकरण को शुद्ध कर उसके आध्यात्मिक विकास का भी आधार बनता है। आदरणीय देशराज जी, दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय एकता और योग पर है। जम्मू में आयोजित इस शिविर में पूरे भारत से 500 से अधिक साधक जुटे हैं। भारतीय योग संस्थान योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्रीय एकता का सूत्र कैसे मानता है? भारतीय योग संस्थान किस लक्ष्य को लेकर के चला है? आज आधुनिक समाज में योग की परिभाषा को कई बार सामान्य व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता। योग का अर्थ मात्र केवल शारीरिक स्वास्थ्य या बीमारियों को ठीक करने की तकनीक के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय योग संस्थान की स्थापना वास्तव में योग को सिखाने के लिए नहीं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी, ताकि हमारा पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंध करके रहे। हम जाति, धर्म या किसी संप्रदाय आदि के विभाजन के आधार पर समाज में अशांति का कारण ना बने। योग इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है, अतः संस्थान ने योग को ही इस काम के लिए माध्यम या यूं कहिए कि साधन के रूप में चुना, क्योंकि जब चाहे भिन्न भिन्न भाषाओं के व्यक्ति समूह के रूप में एक समय पर आकर के योग शिविरों में आते हैं, साधना करते हैं, और सात्विक विचार जब उनके बीच में आने लगते हैं, उनकी वृत्तियां शांत होने लगती हैं, वो सेवा के कार्य पर लगते हैं, तो योग उन सबको एक परिवार के रूप में बांधने का काम करता है। आपने देखा कि अभी भारतीय योग संस्थान के द्वारा जम्मू योगाश्रम के पवित्र प्रांगण में 3 दिवस ये मौन एवं ध्यान साधना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग भारत की 12 से 13 प्रांतों के भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले लोग एक साथ दिन रात रहे। जो उनके अंदर एक रूपता और राष्ट्रीयता की भावना जागी और विचारों का आदान प्रदान हुआ, आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, ध्यान का अभ्यास हुआ, मौन की साधना उनको करवाई गई, तो ऐसा लग रहा था कि वो 13 भिन्न भिन्न प्रांतों से नहीं थे, वो एक भारत राष्ट्र के लोग थे, एक परिवार था। जिस प्रकार भारत के सभी प्रांतों को एक राष्ट्र और एक परिवार के रूप में आप योग के द्वारा जोड़ सकते हैं, तो यह भी सत्य है कि अगर योग को विश्व स्तर पर पूरे विश्व के लोगों को करवाया जाए तो ये विश्व को भी एक परिवार के रूप में जोड़ा जा सकता है। तभी वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। अतः योग इस कार्य को बखूबी बड़े सहज रूप से करने में कारगर साबित हो सकता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में आपको सम्मानित किया गया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। इस सम्मान के बाद संस्था के विस्तार और योग को घर घर पहुंचाने के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? अभी हाल ही में 17, 18, 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली भारत मंडपम में एक विशेष विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के ऊपर आधारित था, और उसका आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। उस समय भारतीय योग संस्थान संस्था के रूप में सामने निकल करके आई और भारतीय योग संस्थान को एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पुरस्कार प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी भी हैं। वास्तव में पुरस्कार होता क्या है? ये एक प्रोत्साहन योजना के रूप में काम करता है। पिछले 58 वर्षों से भारतीय योग संस्थान अपनी निःशुल्क सेवाएं पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व स्तर पर दे रही है। बदले में कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई दान नहीं लिया जाता। 4,500 से अधिक योग केंद्र भारतीय योग संस्थान के द्वारा निःशुल्क चलाए जाते हैं। जब भारत सरकार ने अनेकों संस्थाओं की एप्लीकेशंस पहुंची होगी, उस पर चिंतन किया गया, विश्लेषण किया गया। ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मुख से भारत मंडपम में 110 देशों के प्रतिनिधियों के सामने ये बात कही कि पुरस्कार ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, इसको विशेषज्ञों के द्वारा, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा बड़ी गहन चिंतन के माध्यम से भारतीय योग संस्थान का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। और यह एक ही पुरस्कार एक वर्ष में होता है, जिससे कि भारतीय योग संस्थान के साधकों में और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर दौड़ी है, जिससे कि काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जब किसी की कोई बड़ा पीठ थपथपाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि हम सही राह पर हैं और काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब ये मैं मान के चलता हूं कि यह पुरस्कार भी भारतीय योग संस्थान के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का काम करेगा और हम और लगन, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से हम योग को घर घर पहुंचाने में दृढ़ संकल्प थे, हैं और रहेंगे, और हम घर घर इसे पहुंचाएंगे। यह हमारा निश्चय है। आदरणीय देशराज जी, आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की अंधी धोड़ में मानसिक तनाव से जूझ रही है और एकाग्रता की कमी भी है। जहां युवा केवल फिजिकल फिटनेस को ही योग समझते हैं, वहां इस मौन और ध्यान के शिविर के माध्यम से आप उन्हें आंतरिक शांति यानी इनर पीस का क्या संदेश देना चाहेंगे? एक विद्यार्थी या कामकाजी युवा अपने व्यस्त जीवन में ध्यान को कैसे शामिल करे ताकि वह मानसिक रूप से विचलित ना हो? देशराज जी। आधुनिक समय में युवाओं की कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि युवाओं में बढ़ती हुई चिंता, सारी रात जागना, सोशल मीडिया पर अधिक रहना, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, चैटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी, प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। नंबर एक तो पढ़ाई के घंटे कम हो गए सोशल मीडिया के कारण। दूसरा, उनकी जो एनर्जी है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है और डी ट्रैक होने के कारण जो वो पढ़ते हैं वो उनको देर तक दिमाग में ना रहना, स्ट्रेस में रहना। यूं कहिए कि कहीं ना कहीं इसका उनकी पढ़ाई और करियर और स्वास्थ्य, शारीरिक भी और मानसिक भी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में अगर इसके उपचार की तरफ हम थोड़ा सा झांकें, विश्लेषण करें, चिंतन करें, तो इसका उपचार जितना अच्छा योग में मिल सकता है, इतना शायद किसी दूसरी पैथी में नहीं है। ये मेरा अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव भी है। मैंने युवा पीढ़ी के बच्चों के बीच में बहुत से प्रयोग किए कि अगर बच्चों को योग की शिक्षा स्कूल लेवल पर सरकार के द्वारा दिलाई जाए या इसको औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बना दिया जाए या किसी और अप्रत्यक्ष रूप में भी उनको योग के साथ जोड़ा जाए, उनको गहरे लंबे श्वास ही सिखा दिया जाए, उनको स्वस्थ दिनचर्या का मतलब समझाया जाए, उनको जल्दी सोने का महत्व बतलाया जाए,
उनको सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान बतलाए जाएं, उनके भोजन का समय और भोजन की गुणवत्ता में परिवर्तन किया जाए, उनको प्रतिदिन कुछ आसन और कुछ प्राणायाम ऐसे करवाए जाएं जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा प्रतिदिन मात्र केवल एक डाइजेस्टिव सात्विक भोजन घर का बना हुआ लेना शुरू कर दे तो उससे उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो भ्रामरी प्राणायाम ही करना शुरू कर दे तो उसके मस्तिष्क के ऊपर और उसकी याददाश्त शक्ति पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर वो आंखों की ही चक्षु सुरक्षा क्रियाएं योग में प्रतिदिन करना शुरू कर दे तो जल्दी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं बहुत सी योग के अंदर ऐसी हैं जो अगर बच्चा प्रतिदिन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसी भी वो एडजस्टमेंट करे, योग की क्रियाएं करने लगे और उनको पॉजिटिव थॉट दिए जाए, उनको सेल्फ रियलाइजेशन स्टडी बेस्ड करवाया जाए किसी भी वरिष्ठ निपुण योग के शिक्षक के द्वारा, तो उनकी सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके विचार करने की परिस्थितियों को बदला जा सकता है। और सकारात्मक सोच के साथ जब वो आगे चलेगा तो सोशल मीडिया को उतना यूज करें बच्चे जितना उनके स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए अनिवार्य है। अपनी बची हुई एनर्जी को अपनी पढ़ाई और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में लगा, एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए। उससे नैतिक पतन भी खत्म होता है, बच्चों की एंजाइटी भी ठीक होती है, बच्चों के सोने और उठने का समय भी ठीक होता है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है और वो अपने करियर बनाने में भी सफल होते हैं। आदरणीय देशराज जी, इस राष्ट्रीय शिविर के लिए जम्मू का चयन करने के पीछे क्या कोई विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य था? यहाँ की ऊर्जा और वातावरण इस 3 दिवसीय मौन साधना को सफल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहा है? भारतीय योग संस्थान योग की शिक्षा भिन्न भिन्न तरीकों से पिछले 58 वर्षों से समाज में दे रहा है। निष्काम सेवा कर्मियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारी तैयार हो चुकी है। 4,500 केंद्रों के माध्यम से हम प्रतिदिन लोगों को योगाभ्यास करवा करके उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त योग प्रशिक्षण शिविर, शुद्धि क्रियाएं, रोग निवारण शिविर, ध्यान शिविर या कार्यकर्ता निर्माण शिविर, शिक्षक निर्माण शिविर, महिला रोग निवारण शिविर, न जाने कितने प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि योग का प्रचार और प्रसार हो। पर एक विशेष कार्यक्रम भारतीय योग संस्थान के द्वारा 2012 से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने लगा। पहले तो वो प्रांतीय स्तर पर था, जिसे हम ध्यान शिविर कहते हैं। मासिक ध्यान शिविर पिछले 14 सालों से मैं स्वयं ले रहा हूं, जिसमें कि योग दर्शन की शिक्षा हम अपने साधकों को देते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार सूत्रों में बांध करके इन सुंदर मोतियों की माला को धारण करने के लिए समाज को दिया। 14 वर्षों में हमने केवल मात्र 3 खंड इसके किए अभी तक, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद। साल में एक बार जो 1 साल हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं हम 3 दिवसीय मौन एवं ध्यान साधना शिविर में, जिसका आयोजन पिछले 14 वर्षों से हम जम्मू के पवित्र प्रांगण जो हमारा है भारतीय योग संस्थान का योग आश्रम, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। जिसमें पहले मात्र केवल दिल्ली से 200 से 250 साधक और जम्मू के साधक हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसका फैलाव ऐसा हो गया कि पूरे भारतवर्ष से सभी प्रांतों से लोग आते हैं। और अब स्थिति ये है कि यहाँ जितनी हमारी कैपेसिटी है, बिल्कुल फुल कैपेसिटी के साथ ये शिविर लगाया जाता है। और फिर कई बार प्रश्न उठता है कि दिल्ली आश्रम में भी तो लगा सकते हैं, जम्मू योगाश्रम में है क्यों? जम्मू योगाश्रम में जो आकर्षण है उसके कई कारण हैं। हम ऐसा लगता है हमारे साधकों को कि ध्यान और मौन साधना शिविर में जो पवित्रता का स्तर है वो अपनी माँ वैष्णो माता के दरबार में बैठ करके हम वो कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उनके अंदर एक श्रद्धा और भक्ति का भाव अधिक जागता है। फिर वो इसके बाद माँ वैष्णो के दरबार जाते हैं, वहां भी माँ के दर्शन करके आते हैं।
कहते हैं कि योग केवल साधना ये आसन और प्राणायाम की नहीं है। योग तो चाहे भक्ति योग हो, चाहे संगीत योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे समाधि योग हो, चाहे क्रिया योग हो, चाहे मंत्र योग हो, तो सब उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर दूसरी बात यह भी होती है कि किसी एक पवित्र ऐसा हमें प्रांगण अपना चाहिए जहां हम भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर के एक जगह रह सकें। यह सुविधा भी हमारी अपनी सुविधा जम्मू के योगाश्रम में उपलब्ध रहती है। और एक विशेष बात मैं ये भी कहूंगा कि मेरे जो जम्मू के जो मेरी टीम है, जो हमारे साधक और कार्यकर्ता हैं, उनका जो समर्पण भाव है वो देखने वाला होता है। तो साल में एक बार उनकी सेवाएं भी पूरे भारतवर्ष को मिलती है, तो वह भी एक बहुत सुनहरा मौका हमारा होता है आपस में मिलने का। दूसरा, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया है, तो हम अपने आश्रम को भी मंदिर कहते हैं। बस फर्क इतना है कि योग मंदिर कहलाता है, जहां पर ध्यान और मौन साधना का एक विशेष अवसर जो है ना मिलता है लोगों को, और वो बड़े खुश होकर के यहाँ से जाते हैं। और ये 3 दिन का नहीं कहलाता है, फिर ये हफ्ते का और 5 दिन का हो जाता है। एक दिन आने में लगता है, एक दिन जाने में लगता है, मात्र केवल दिल्ली वालों को, और 3 दिन यहाँ लगता है। जो उड़ीसा और महाराष्ट्र से आते हैं उनके तो 6 और 7 दिन खर्च होते हैं। जब हफ्ता हफ्ता वो घर से निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी न्यूरोपैथी उनके लिए एक नर्वस सिस्टम का भी इलाज होता है। उनकी मानसिकता में और रिलैक्सेशन फील करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने चेंज करने के लिए हॉलीडे पे चला जाता है। ये सात्विक और धार्मिक और आध्यात्मिक छुट्टियां कहलाती हैं, जिसमें आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है, आपका साधना पक्ष भी आगे बढ़ रहा है, आपको एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है, और साथ में आपको एक जो रूटीन वर्क है उससे कट के आप जब समूह के रूप में एक साथ 500 ध्यान प्रेमी इकट्ठे रहते हैं, जो वातावरण बनता है उस वातावरण को शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता, ध्यान प्रेमी अनुभूति जरूर करता है। परम आदरणीय योगाचार्य देशराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये चर्चा हुई, इस चर्चा में जो भी प्रेरणा की बातें हुई, मैं मान के चलता हूं कि जो हमारे श्रोतागण हैं उनको भी, जो योग से नहीं जुड़े खास तौर पर, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जम्मू में हमारे बहुत से योग के केंद्र चलते हैं, भारतीय योग संस्थान के, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई दान नहीं लिया जाता। आप भारतीय योग संस्थान के केंद्रों से जुड़ करके अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, समाज में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप योग केंद्रों से जुड़ें, योग अपनाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और मेरा यहाँ आने के लिए और आपके द्वारा जो ये सब पूछा गया, और इसके लिए भी आप बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।